हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो जब आप जीनियस वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में किसका ख्याल आता है? आपको क्या लगता है जीनियस कौन होता है और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती होंगी, क्या क्या खूबियाँ होती होंगी? तो आज हम पढ़ेंगे एक जवान जर्मन सिविल सर्वेंट की कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था 100 साल पहले। 1905 के एक दोपहर में 26 साल के एक लड़के ने एक के बाद एक 4 पेपर पब्लिश किए, लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में और एनर्जी के बारे में। ये शब्द, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। उनके शब्दों ने सिर्फ कुछ ही पेज लिए थे उस जर्नल के जिसमें उनका पेपर छपा, पर जो हमारी स्पेस, टाइम और पूरे स्पेस को लेकर जो हमारी समझ है उसको बदल के रख दिया उनके काम ने। और जो उनका नाम था आइंस्टाइन, उसको एक तरह से जीनियस का पर्यायवाची कहने जाने लगा। और उनकी मौत के 50 साल बाद भी आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस का खिताब है वो आज भी जिंदा है। तो आइए ये लेसन पढ़ते हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that was destined. Contrary, his mother Albert was a freak. His mother thought that Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था जर्मनी की एक शहर अल्म में। और तब किसी को ये खबर नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में इतना महान बनना लिखा है। जबकि उनकी माँ तो ये सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक एक शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग आम नहीं होते हैं और जो बाकी सबकी तरह पेश नहीं आते हैं। उनकी माँ के लिए उनका सर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन बोलते नहीं थे। जब उन्होंने बोलना सीखा और शुरू किया तो वो हर चीज़ 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, तो उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे वो उनको बोरिंग भैया बोलते थे, यानी कि जिनके साथ कोई मज़ा नहीं आए। तो वो बच्चा अकेला ही खेलता था पूरे टाइम। उन्हें मैकेनिकल खिलौने बहुत पसंद थे, जैसे कि कार हुई जो बैटरी से चले। जब उन्होंने अपनी नई पैदा हुई बहन माजा को देखा तब ये कहा जाता है उन्होंने ऐसा कहा था, ये सब तो ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. उनके हेडमास्टर ने एक बार उनके पिता को बोला कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आइंस्टाइन अपनी जिंदगी में क्या काम करना चाहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं होगा। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा
6 साल की उम्र में, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी। और आगे जाके वो एक बहुत ही गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बने। एमेच्योर मतलब वो इंसान जो किसी काम को मजे के लिए करे, ना ही इसलिए कि वो उसका काम है। और ये खूबी उनमें पूरी जिंदगी रही कि वो बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that there he left the school for good. पर आइंस्टाइन एक बुरा स्टूडेंट नहीं थे, बुरे स्टूडेंट नहीं थे। वो हाई स्कूल म्यूनिक में गए, जहाँ पे आइंस्टाइन का परिवार तब आ गया था जब वो 15 महीने के थे, और उनमें हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। आइंस्टाइन को स्कूल का डिसिप्लिन समझ नहीं आता था, और आइंस्टाइन को मतलब स्कूल जिस तरीके से चलते हैं वो समझ नहीं आता था, और वो हमेशा उनका इसी बात पे अपने टीचर से हमेशा झगड़ा होता था। जब आइंस्टाइन 15 साल के थे तो उनको इतना घुटन महसूस हुई स्कूल में कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो उससे 1 साल पहले एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। बहुत लंबी बातचीत के बाद आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हो गई कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड देश में करेंगे, जहां जर्मन बोली जाती है। वो शहर म्यूनिक से कहीं ज्यादा आजाद ख्यालों वाला था। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टाइन गणित में काफी ज्यादा गिफ्टेड थे, मतलब उन्हें ये वरदान हुआ था कि वो बहुत अच्छी गणित और समझते थे, और उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, और उन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था भौतिक शास्त्र में। और स्कूल खत्म होने के बाद, यानी फिजिक्स में, और स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय में। पर साइंस जो थी वो इकलौती ऐसी चीज नहीं थी जो उस जवान लड़के को, जिसकी एक बहुत बड़ी मूंछ थी, उसे पसंद आती थी। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. साइंस के अलावा उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी एक सहपाठी मिलेवा मैरिक में भी थी, जो उनको बहुत ही समझदार इंसान लगती थी। ये जवान युवती भी स्विट्जरलैंड पढ़ने आई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो थी ज्यूरिक में जहां आइंस्टाइन पढ़ते थे, वो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में थी यूरोप में जहां औरतों को भी डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टाइन को उनमें एक दोस्त दिखा जो उन्हें फिलिस्तीन से
लड़ने में मदद करेगा। फिलिस्तीन्स वो लोग थे जिन्हें फिलिस्तीन्स मतलब वो लोग जिनको आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक नहीं पसंद होता है। तो इन दोनों में प्यार हुआ और आज भी ऐसे खत जिंदा हैं जिनमें इन्होंने एक दूसरे को लिखे थे, जिसमें वो साइंस के साथ, विज्ञान के साथ अपने दिल की बातें कहते थे। आइंस्टाइन ने एक खत में लिखा था कि मैं कितना खुश और कितना गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों अपना जो काम है, रिलेटिविटी पर हम जो काम कर रहे हैं, जब उसे जीत हासिल होगी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. 1900 साल में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी से पास हुए ग्रेजुएट थे और वो बेरोजगार थे। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, जहां वो प्राइवेट लेसन दिया करते थे बच्चों को, और आखिरकार 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई और उनकी जॉब थी टेक्निकल एक्सपर्ट की, बर्न के पेटेंट ऑफिस। मतलब एक पेटेंट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जो किसी आविष्कार के ऊपर अधिकार दे। वहां उनका काम था कि वो दूसरे लोगों के आविष्कारों को समझे, पर आइंस्टाइन वहां सीक्रेट में अपना ही आविष्कार बनाने में जुटे थे। ऐसा कहा जाता है मजाक में कि वो अपनी जो टेबल की ड्रॉर थी उसको कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of the light in a vacuum, about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1905 के एक फेमस पेपर में से आइंस्टाइन का पेपर था जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे था, जो ये कहता था कि टाइम और डिस्टेंस, मतलब कि समय और डिस्टेंस यानी कि दूरी, ये दोनों हमेशा बराबर नहीं रह सकती। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि दो एकदम सही घड़ियां भी एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी, अगर वो वापस एक जैसी शुरू हो तब भी वो एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी। और इससे आया दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो ये बताता है मास और एनर्जी के बीच में क्या, E इज टू mc स्क्वायर, जहां पे E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास और C का मतलब होता है जो लाइट की स्पीड होती है वो। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. But a few years later, the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting,
The couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. जब आइंस्टाइन जहां फिजिक्स की सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सुलझा रहे थे, वही उनकी निजी जिंदगी जो है वो गिरना शुरू हो गई थी। एल्बर्ट मिलेवा से अपनी पढ़ाई खत्म होने के ठीक बाद शादी करना चाहते थे, पर उनकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। उन्हें ऐसा लगा मिलेवा, जो कि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वो उनके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। वो मिलेवा की इंटेलिजेंस यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता से भी बहुत परेशान थी। उनकी माँ ने कहा आइंस्टाइन से कि वो तुम्हारी तरह एक किताब है। आइंस्टाइन ने शादी को रोक दिया। आइंस्टाइन और मिलेवा ने आखिरकार जनवरी 1903 में शादी की और उनके 2 बेटे हुए। पर कुछ ही सालों बाद उनकी शादी जो है वो कमजोर होना शुरू हो गई। मिलेवा जो थी वो धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता अपना जो उनका जो सपना था वो सब खोती जा रही थी और एक नाखुश बीवी बनती जा रही थी। सालों तक लड़ने के बाद उन्होंने आखिरकार तलाक लेने का फैसला किया 1919 में। आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी बहन एल्सा से शादी की। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टाइन की जो नई निजी कहानी का जो चैप्टर था वो उनके पूरी दुनिया में मशहूर होने के साथ साथ आया। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिसने एक नई समझ दी ग्रेविटी को लेकर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण को लेकर। उन्होंने ये बताया कि 1919 में जो सूर्य ग्रहण आया वो इस बात का प्रमाण लेकर आया कि ये सही थी। आइंस्टाइन ने सही कैलकुलेट किया था कि कितना कि लाइट जो है जो तारों से जो लाइट आती है वो किस हद तक वापस जो सूरज होता है उसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो वापस कितनी तेजी से वापस जाती हैं। तो अखबारों ने उनके काम को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया। आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए और तब उन्हें पूरी दुनिया से बहुत सम्मान मिला और प्रेस वालों ने भी उनका बहुत सम्मान किया और उनका बहुत नाम हुआ दुनिया में। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. जब जर्मनी में नाजीज सत्ता में आए 1933 में, तब आइंस्टाइन यूएस चले गए। 5 साल बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार हुआ, तब अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत दुखी हुए। कुछ लोग उनमें से भाग गए डर के मारे, जैसे आइंस्टाइन भागे, और अब वो नाजीज ये डरते थे कि नाजीज एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग,
Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned, "A single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory." His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अपने एक साथी के कहने पर आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को खत लिखा 2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि एक अकेला बॉम्ब, इस टाइप का अकेला बॉम्ब भी अगर किसी पोर्ट में फट जाए तो वो पूरे पोर्ट को यहाँ तक कि उसके आसपास के एरिया को भी लेकर खत्म कर सकता है। और उनके शब्द सही प्रूव हुए जब अमेरिका वालों ने अपना ऐसा ही एक एटॉमिक बॉम्ब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में बनाया और फिर उसे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 1945 में गिराया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, but over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and the world citizen as much as a scientific genius. आइंस्टाइन इस डिस्ट्रक्शन से, आइंस्टाइन इस तबाही से बहुत बुरी तरह हिल गए। तब उन्होंने एक खत यूनाइटेड नेशंस को लिखा, संयुक्त राष्ट्र को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे एक पूरे दुनिया की एक सरकार होनी चाहिए, बननी चाहिए। और ठीक जैसे रूजवेल्ट के लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगले 10 साल तक आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और वो लड़ते रहे आखिर तक कि गोलियों का बंदूकों का बनना, इन सारी चीज़ों का बनना बंद हो। और उन्होंने अपने मशहूर होने की वजह को एक तरीके से कारण बनाया जिससे वो इसके लिए कैंपेन कर सके, शांति के लिए। जब आइंस्टाइन 1955 में 76 साल की उम्र में मरे, तब उन्हें एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में और एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। अब करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है Here are some headings for paragraphs in the text. Write the number of the paragraph for each title against the heading. तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, जैसे हमने इतने सारे पैराग्राफ्स पढ़े तो उनकी हेडिंग क्या हो सकती है, तो आपको हेडिंग के हिसाब से ये बताना है वो कौन से पैराग्राफ से है। तो जैसे पहला है आइंस्टाइन्स इक्वेशन, मतलब आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन वो E = mc² वाली कौन से पैराग्राफ में दी, 9th नंबर के, तो इसका आंसर है 9। दूसरा है आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, मतलब आइंस्टाइन अपनी भविष्य में जो उनकी पत्नी बनेगी उससे मिले, तो वो कौन से पैराग्राफ में मिले, 7, इसका आंसर है 7। तीसरा है द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, मतलब एक वायलिन बजाने वाले का सफर, इसका जवाब है 3। फोर्थ है मिलेवा और आइंस्टाइन की माँ के बारे में कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, 10। फिर 5th है अ लेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस, मतलब कि गोलियों बंदूकों की लड़ाई ये जिनसे शुरू हुई वो खत कौन से पैराग्राफ में है, 15। फिर अगला है अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज, इसका जवाब है 8। और उसके बाद में लास्ट है मैरिज और डिवोर्स, शादी और तलाक,
ये है 11 नंबर के पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन। पहला तो मतलब कौन आइंस्टाइन के बारे में ऐसा सोचता था। पहला, ही वॉज बोरिंग, मतलब कि वो बोरिंग है, तो इसका जवाब होगा उनके प्लेमेट्स, यानी कि उनके साथ खेलने वाले बच्चे। दूसरा, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, वो बुद्धू हैं और वो कभी सफल नहीं होंगे जिंदगी में, तो ऐसा उनके हेडमास्टर सोचते थे। तीसरा है, ही वॉज अ फ्रीक, वो एक फ्रीक है, तो ऐसा उनकी माँ सोचती थी, हिज मदर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब हमको इन सारी चीजों के कारण बताने हैं। पहला है, आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ा अच्छे के लिए, तो आपको क्या लगता है इसमें अच्छा क्या था। आइंस्टाइन ने म्यूनिक का स्कूल छोड़ा क्योंकि उनको स्कूल का डिसिप्लिन नहीं पसंद था, उनको स्कूल का सिस्टम समझ नहीं आता था और वो अक्सर टीचर से लड़ते थे इस बारे में। दूसरा है, आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक। आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे म्यूनिक की बजाय, तो आइंस्टाइन के पेरेंट्स जब आइंस्टाइन म्यूनिक से की बजाय स्विट्जरलैंड में इसलिए पढ़ना चाहते थे क्योंकि वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल मतलब आज़ाद ख्यालों वाले लोग होते थे वहाँ पे। तीसरा है, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली। आइंस्टाइन ने मिलेवा में एक दोस्त देखा। आइंस्टाइन ने मिलेवा में एक दोस्त किस चीज़ के लिए देखा कि वो उसके परिवार में उन लोगों से या फिर यूनिवर्सिटी में जो ऐसे लोग थे जो फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट थे, जो फिलिस्तीन्स मतलब वो लोग जिनको आर्ट म्यूजिक या लिटरेचर नहीं पसंद था, तो उनके अगेंस्ट वो उनकी एक अच्छी दोस्त, एक अच्छी साथ देने वाली हो सकती थी। उनको मिलेवा बहुत ही बुद्धिमान लगती थी। What do these tell you about आइंस्टाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें आइंस्टाइन के बारे में क्या बताती है, ये बताती है कि आइंस्टाइन एक जीनियस थे और उनके पास ये खूबी थी कि वो अपने जो वो चाहते थे वो हासिल कर सके। और एक और चीज़ कि उनका ज़िंदगी को लेकर अपना ही नज़रिया था, उन्हें आज़ादी बहुत पसंद थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, व्हाई। जो अपनी पेटेंट ऑफिस में जो उनके डेस्क में ड्रॉअर थी, दराज थी, वो उसको क्या कहते थे और क्यों। तो आइंस्टाइन अपनी डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। वो इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन सीक्रेट में ही अपने अलग आइडियाज़ को पे काम कर रहे थे और वो ड्रॉअर में वो सारे उनके प्रूफ थे जो उनका सीक्रेट किसी को बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को खत क्यों लिखा। तो जब नाजीज जर्मनी में आए तब आइंस्टाइन यूएस चले गए और ये फैक्ट था कि नाजीज के पास ये ताकत है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सके, वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। तो उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अपने खत में इस बारे में चेतावनी दी। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टाइन ने जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुई उस पर आइंस्टाइन का क्या रिएक्शन था, आइंस्टाइन की क्या प्रतिक्रिया थी। तो जो एटॉमिक बॉम्ब था उसने जापानी शहर जो थे हिरोशिमा नागासाकी दोनों को पूरा तबाह कर दिया था। आइंस्टाइन इस तबाही से बहुत हिल गए थे और उन्होंने फिर एक बहुत लंबा और सरकारी खत लिखा संयुक्त राष्ट्र को। अगला सवाल है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। तो पूरी दुनिया आइंस्टाइन को एक दुनिया का नागरिक किस रूप में याद करते हैं। तो पूरी दुनिया उन्हें एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में इसलिए याद रखती है
क्योंकि वो यूनिवर्सल पीस यानी कि पूरी दुनिया की शांति में विश्वास रखते थे। जहां एटॉमिक पावर बनने के लिए बहुत ही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, वहां पे वो उस बॉम्ब से होने वाली तबाही के बारे में बहुत चिंतित थे। वो सच में एक वर्ल्ड सिटीजन थे जिनको इंसानियत से फर्क पड़ता था। Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. तो यहाँ नीचे आइंस्टाइन की लाइफ से कुछ फैक्ट दिए गए हैं, हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है जो चीज पहले हुई है और जो चीज बाद में हुई है, मतलब वन बाय वन, पहले क्या चीज हुई फिर उसके अगली क्या चीज हुई, तो जो शुरुआत से लेकर एंड तक। तो मैं आपको इसका सीधा आंसर बताऊंगी। तो पहला सेंटेंस होगा, आइंस्टाइन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ Ulm. Second, Einstein attends a high school in Munich. Third, Einstein's family moves to Milan. Fourth, tired of the school's regimentation, Einstein withdraws from school. 5. Einstein joins a university in Zurich where he meets Mileva. 6. He works in a patent office as a technical expert. 7. Einstein publishes his special theory of relativity. 8. He provides a new interpretation of gravitation. 9. He is awarded the Nobel Prize in Physics. 10. When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. 11. Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. 12. आइंस्टाइन डाइज। तो ये हमारे इनके आपको डायरेक्ट आंसर्स दिया। यूनाइटेड स्टेट्स। 11 आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूए। बहुत ही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, वहां पे वो उस बॉम्ब से। सेंटेंस होगा, आइंस्टाइन इज बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म। सेकेंड, आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिक। थर्ड, Einstein's family moves to Milan. 4. Tired of the school's regimentation, Einstein withdraws from school. 5. Einstein joins a university in Zurich where he meets Mileva. 6. He works in a patent office as a technical expert. 7. Einstein publishes his special theory of relativity. 8. He provides a new interpretation of gravitation. 9. He is awarded the Nobel Prize in Physics. 10. When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. 11. Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. 12. Einstein dies. तो ये हमारे इनके आपको डायरेक्ट आंसर्स दिया, आप नंबर के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं कहानी से, इस स्टोरी से। तो अब आपको ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं वो चुनना है कि कौन सा शब्द जो टेढ़े लिखे हुए शब्द है उनकी जगह आ सकता है। तो पहला है, A few years later, the marriage faltered. तो यहाँ होगा, तो faltered की जगह क्या आ, मैरिज, तो यहाँ faltered की जगह क्या आ सकता है, failed, यानी कि कुछ सालों बाद उनकी शादी फेल हो गई, उनकी शादी कमजोर हो गई, टूटने लगी, ऐसा। दूसरा है, आइंस्टाइन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विथ पीपल एट द यूनिवर्सिटी। तो मतलब कि एट और मतलब आइंस्टाइन जो थे वो लगातार जो लोग थे यूनिवर्सिटी, वो जैसा सोचते थे आइंस्टाइन उससे अलग सोचते थे, उस बात से अग्री नहीं करते थे। तो इसका जवाब होगा इन डिसअग्रीमेंट। तीसरा है, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होगा, मतलब न्यूज वालों ने उनकी बातों, उनके काम को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताया। तो मतलब डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड, DECLARED।
चौथा है आइंस्टाइन गॉट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। मतलब आइंस्टाइन पहले से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और वो लड़ते रहे कि वो बंदूकें बनाने के व्यापार को बंद करा सके। तो एजिट की जगह हम क्या काम में लेंगे? कैंपेनिंग, CAMPAIGNING। फिर है एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो यहाँ पे फॉर गुड की जगह क्या आएगा? मतलब परमानेंटली, मतलब आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. In an uproar का मतलब होगा, मतलब जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई बर्लिन में तो अमेरिकन फिजिसिस्ट बहुत दुखी हो गए। तो इसका जवाब होगा इन अ स्टेट ऑफ कमोशन, मतलब उनमें हड़बड़ी मच गई। फिर लास्ट है साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young with a walrus mustache। मतलब साइंस इकलौती ऐसी चीज नहीं थी जिसमें उनका इंटरेस्ट था। तो अपील्ड की जगह आएगा इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को रीड करना है और अब हमें क्या करना है? हमें इनको फिल इन ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है, इन रिक्त स्थानों को भरना है सही जो पार्टिसिपल क्लॉजेस होते हैं उनसे। तो पार्टिसिपल क्लॉजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस क्या होते हैं? मतलब वो पार्टिसिपल फ्रेजेस मतलब वो सेंटेंस होते हैं, वो लाइनें होती हैं जो किसी इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में और ज्यादा बात बताए। जैसे कि आइंस्टाइन बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, तो इसमें पार्टिसिपल फ्रेज है आगे, ही मेंटेन द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अब हम करेंगे, पहला है तो अब है डैश द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। मतलब किस तरीके से जो आग बुझाने वाले थे उन्होंने आग बुझा दी। तो ये होगा वर्किंग राउंड द क्लॉक द फायर फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। दूसरा होगा नोटिसिंग द कलर्स ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर, noticing the colors blending softly into one another, she watched the sunset above the mountain. The excited horse, फिर है neighing continually, NEIGHING, neighing continually. The excited horse pawed the ground rapidly. फिर है having taken the HAVING, having taken TAKEN, taken the wrong train, I found myself in Bangalore instead of Banaras. फिर है having not bathed, BATHED, bathed for 2 days, I was desperate to get to the bathroom. Sixth है the stone steps being worn down needed to be replaced. फिर 7 है the actor received hundreds of letters from his fans asking him to send them his photograph. ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्या है? अगला है राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक नोट्स है जिनसे आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख सकते हो। तो आपकी जो रिपोर्ट है, तो अब आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट में आप जैसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, तो आप इसके हिसाब से आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में 4 पैराग्राफ होने चाहिए और आपकी रिपोर्ट ऐसे शुरू हो सकती है जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट अनहर्ट्स आइंस्टाइन मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब ये हेडिंग हो गई रिपोर्ट की, फिर डेट आती है पहले, फिर उसके बाद में रिपोर्ट स्टार्ट होगी। तो ये आपको खुद लिखनी है। फिर ये है डिक्टेशन। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इन पैराग्राफ में सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं।
पंक्चुएशन मार्क्स मतलब जहाँ कॉमा लगेगा वहाँ कॉमा, जहाँ फुल स्टॉप लगेगा फुल स्टॉप, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा वो, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पोएम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। तो ये बहुत फेमस पोएम है, बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें एक कवि जो है वो पीस, जो वो इनिसफ्री के लिए जो वो अमन और शांति चाहते हैं। इनिसफ्री एक वो जगह है जहां उन्होंने, जब वो एक लड़के थे तब बहुत समय बिताया था। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and bottles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनाएंगे जो कि क्ले से बना हुआ होगा, और इसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ होंगी जिससे वो दीवारें बनाएंगे और अपनी कैबिन की फेंसिंग करेंगे, यानी उसका पूरा कवर करेंगे, उसकी बाउंड्री बनाएंगे। और जब वो वहाँ रहेंगे तो उन्हें खाने को भी कुछ चाहिए होगा, तो वो 9 बीन्स की यानी कि राजमा की 9 लाइनों में पौधे लगाएंगे अपने कैबिन के पास, और उसके साथ उनके पास एक छत्ता होगा मधुमक्खी का, जिससे वो ताज़ा शहद निकाल सकेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि वो जो खुली जगह होगी जहाँ पे वो अपना कमरा बनाएंगे, वो उसमें पूरा टाइम मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ आती रहेगी, और वो वहाँ अकेले शांति में और सुकून में रहेंगे। आगे कवि कहते हैं And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening's full of the linnet's wings. तो इस बाद जो कवि है वो ये कहते हैं कि इन द सेकेंड पैराग्राफ जो कवि कहना चाह रहे हैं कि जब वो इनिसफ्री में होंगे तो उन्हें बहुत शांत महसूस होगा, और धीरे धीरे उनकी और ये शांति जो है वो उन्हें धीरे धीरे महसूस होगी, क्योंकि जो शांति होती है उसकी जो भावना होती है वो बहुत आराम से ही आप महसूस कर सकते हो। और वो ये भी बताते हैं आगे कि जब सुबह सुबह बादल होंगे और आसमान का जो नज़ारा है वो साफ नहीं होगा, तब ऐसा लगेगा कि सुबह ने भी एक चादर ओढ़ ली है, और सुबह ने भी एक पर्दा लगा रखा है और छुपी हुई है, और उन्हें ये नज़ारा देखकर भी सुकून महसूस होता है। आगे वो ये भी कहते हैं कि जब एक ग्रास हॉपर, यानी कि जब एक मतलब होता है राम जी का घोड़ा, तो जब वो अपना गाना गाएगा तो उस गाने से भी, उस आवाज़ से भी उनको सुकून मिलेगा। आधी रात में जब वो आसमान में, रात के आसमान में तारों को चमकता देखेंगे तो उनकी चमक से उन्हें सुकून मिलेगा। और दोपहर में जब सूरज की किरणों की वजह से एक बैंगनी रंग का निखार आएगा आसमान में, उससे भी इन्हें सुकून मिलेगा। और जब शाम में वो लिनेट चिड़िया को उड़ते हुए देखेंगे आसमान में आएगा, तो देखा आपने यहाँ वो बता रहे उन्हें किन किन चीज़ों से सुकून मिलेगा। तो लिनेट जो होती है वो एक छोटी सी भूरे और स्लेटी रंग की चिड़िया होती है जिसकी बहुत छोटी चोंच होती है। अब अगला है आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर,
While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो आगे विलियम कहते हैं कि अब उन्होंने ये सोच ही लिया है और निर्णय ले लिया है कि वो इनिसफ्री जाएंगे, क्योंकि इस पूरे वक्त जो नदी के पानी की जो आवाज़ है जब वो किनारे पे टकराती है, उसकी आवाज़ उनके दिमाग में गूंजती रहती है, और साथ साथ जो नदी की आवाज़ होती है वो उन्हें नदी की तरफ खींचती जा रही है। और जब वो रोड पे खड़े रहते हैं और स्लेटी रंग के या फिर जब वो रोड पे खड़े होते हैं या स्लेटी रंग की किसी पेवमेंट पे खड़े होते हैं, तब वो आवाज़ उन्हें अपने दिल के बहुत अंदर तक सुनाई देती है। तो ये थी हमारी पोएम। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? थिंक अबाउट the three things the poet wants to do when he goes back there. Stanza 1. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनिसफ्री कैसी जगह है। तो अब हमको अलग अलग जो पोएम के स्टैंजा हैं उनके हिसाब से ये बताना है कि इनिसफ्री कैसी जगह है। तो पहला स्टैंजा 1 में है 3 चीज़ें जो पोएट करना चाहता है जब वो वापस वहाँ जाएगा। तो सबसे पहला तो इनिसफ्री एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे प्रकृति का बहुत जो काफ़ी प्राकृतिक रूप से सुंदर है। तो पहले सवाल का जवाब है कि पोएट वहाँ जाके क्या करना चाहता है। 3 चीज़ें। पहला, टू बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड बॉटल्स, वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहता है वहाँ। दूसरा, ही विल हैव अ 9 बीन रोज, और वो 9 राजमा की रोज वहाँ पे उगाना चाहता है। और तीसरा, अ हाइव बी हाइव फॉर द हनी बीज, और तीसरा एक मधुमक्खी का छत्ता। फिर सेकंड है स्टैंजा 2 में, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, मतलब वो वहाँ क्या सुनता है और क्या देखता है और उसका उस पर क्या असर होता है। He hears peace come dropping and the crickets sing. वो जो पानी की आवाज़ आती है बारिश की बूंदों की, वो उससे उसे सुकून मिलता है। और जो राम जी के घोड़ा जो गाता है उससे उसे सुकून मिलता है। वो वहाँ देखता है रात को जो तारे चमकते हैं उनको, और जो दिन के समय में एक बैंगनी रंग का उजाला होता है, वो शाम जो होती है वो पूरी लिनेट के पंखों से भरी हुई होती है। लिनेट एक चिड़िया होती है। तो वो ये सब देखकर और सुनकर खुश होता है और उसे ये सब देखकर शांति मिलती है। फिर स्टैंजा 3 में है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। तो उसे अपने दिल के अंदर तक भी क्या सुनाई देता है जब वो इनिसफ्री से दूर होता है तब भी। तो उसे जो वहाँ के नदी का पानी है उसके गिरने की, उसके किनारे से टकराने की धीमी धीमी आवाज़ अपने दिल में सुनाई देती है। क्वेश्चन 2. बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस. हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट इट विथ वेयर ही नाउ स्टैंड्स? रीड स्टैंजा 3. तो अब तक हमें ये समझ आ गया है कि इनिसफ्री एक बहुत ही साधारण और प्राकृतिक जगह है जहाँ पे वो पूरी सुंदरता और शांति है। तो कवि इसको अभी वो जहाँ है उससे कैसे अलग बताते हैं। तो जो नेचुरल ब्यूटी है, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता है इनिसफ्री की, उसे इस्तेमाल किया है कवि ने ताकि वो उसको शहर की रोड से, शहर की दीवारों से वो उसे कंपेयर कर सके, उसकी तुलना कर सके। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? तो आपको क्या लगता है कि इनिसफ्री एक जगह है या फिर उसके एक दिमाग की ही, उसके दिमाग में ही बनाई गई कोई जगह है कवि के?
और क्या आपको लगता है कि कवि वाकई अपनी बचपन के दिनों को बहुत याद करता है? तो जो नेचुरल ब्यूटी है इनिसफ्री की, यानी कि जो प्राकृतिक सुंदरता है इनिसफ्री की, वो कवि के दिमाग की कोई उपज नहीं है। वो सच में एक असली जगह है जो परेशान लोगों को बहुत शांति देती है, और कवि यहाँ रहना चाहता है इस सुंदर और शांतिपूर्ण जगह में, और वो सच में इसे बहुत याद करता है। Question 1. Look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. First, Be Loud Glade. तो Be Loud Glade का मतलब क्या होगा? ये वर्ड बताता है कि एक मधुमक्खी का छत्ता और उसके आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही हों। दूसरा है Evenings Full of the Linnet's Wings. तो लिनेट एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है जिसके पंख होते हैं। जब वो फड़फड़ाती है तो उसके पंख हिलते हैं और जो काफी सुंदर लगता है। तीसरा है लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स। तो ये एक बहुत ही साधारण पर बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब लहरें जो हैं वो नदी के किनारे पे टकराती हैं, तो एक अजीब सा सुकून भरा उसमें से आवाज निकलती है। Look at these words. Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the veils of the morning? What does to where the cricket sings mean? तो ये शब्द आपको क्या लगता है, क्या बता रहे हैं? आपको क्या लगता है कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब क्या है, और टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स का मतलब क्या है? तो ये मतलब बताते हैं कि सुबह के समय जो सुकून होता है, जो शांति होती है उस एरिया में, उस जगह में, ये वर्ड्स वो बताते हैं। तो जैसे ही सुबह होती है वैसे ही क्रिकेट जो है उसकी बहुत ही मधुर आवाज से सुबह होती है, तो वो उस जगह की शांति में और मिठास घोल देता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट।